हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क बीपीएससी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इसका इम्पोर्टेंस आप इसलिए भी समझ सकते हैं कि पिछले साल इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन था कि व्हाट वर द फीचर्स इन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। 7-8 नंबर यानी जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उसमें पूछा गया था। इसका यह मतलब हुआ कि ये आगे के मेंस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस ये आगे के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वेरी ऑफ्टन द क्वेश्चंस आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशंस आर रिपीटेड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया जाता है, पर मेंस एग्जाम का क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 को क्यों लाया गया। तो पहला चीज हुआ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। हम लोग जानते हैं ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, वी आर सावरकर के द्वारा। इस पे भी हम लोग एक लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। सो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इसके बाद से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को छोड़ दें तो उसके बाद से 3 एक्ट आए। पहला है ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो ये है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इसको हमें पढ़ना है। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 आता है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 909 आता है। आप इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा बढ़िया नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, या इसे मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, वो भी इसका बढ़िया नाम है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको जनरली नहीं कहते हैं, इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 कहते हैं। ये तीनों एक्ट को, यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, ये तीनों को लाया गया फॉर सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जब तक भारतीय लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इंडिया पर रूल करना मुश्किल होगा। सो इन ऑर्डर टू रूल इंडिया वी नीड टू सपोर्ट ऑफ इंडियंस, we need the support of Indians, and for that they brought Indian Councils of Act of 1861, 92 and Indian Councils Act of 1909। तो समझ गए ये एक्ट को क्यों लाया गया, या बेसिकली आप समझ गए कि ये तीनों को क्यों लाया गया, 1861, 1892 और 1909 को, टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ इंडियंस, यानी कि इंडियंस का ही रूल करेंगे, इंडिया को ही गवर्न करेंगे, और उसमें हमें भारतीयों का ही आवश्यकता है, इसके लिए लाया गया। अब इसका फीचर हमें पढ़ना है ना, तो इसका फीचर के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद रखना है। जब भी आपसे क्वेश्चन में आए कि क्या था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल एक ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक का नाम है ड्रॉप। तो जब भी आपसे पूछे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 क्या है, आपको क्या बताना है कि ये ड्रॉप है, DROP, ड्रॉप यानी गिरना। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 क्या है, ड्रॉप है। अब आइए इसको हम एक्सपेंड करते हैं। डी से होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जैसा कि हमने पिछले क्लासों में भी आपको बताया है कि अगर सभी पावर को एक जगह पर केंद्रित कर दे तो दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, अगर एक सेंटर में, अगर एक बिंदु पर सभी पावर को केंद्रित किया जाए तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, अगर पावर को अनेक बिंदुओं पर केंद्रित किया जाए, यानी बहुत सारे सेंटर्स पर डिवाइड किया जाए, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे इसमें क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को, जो लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया गया था, हमने देखा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सॉरी, जो हमने इंडियन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ा था, उसमें देखा था कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंसीज वर टेकन अवे, और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही लॉ बना सकते थे। अब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज वर रिस्टोर्ड, यानी जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज हैं उसका जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, उनको जो कानून बनाने का अधिकार है, इसको रिस्टोर्ड कर दिया गया। यानी क्या हुआ, पावर को फिर से वायसराय के हाथों में से ले लिया गया और डिफरेंट प्रेसिडेंसी के गवर्नर को दिया गया। तो ये क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या किया गया, तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट किए गए। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है जो सेंटर का है, जो पूरा इंडिया के लिए रहेगा, पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट किए गए पंजाब के लिए, या सबसे पहले हम लिखे तो बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या था, अभी का जो बलूचिस्तान एरिया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न प्रोविंस था, वेस्टर्न पार्ट था, उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। तो बंगाल के एरिया को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एरिया को, पंजाब में, ये तीनों जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का निर्माण किया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 2 कदम उठाए गए। क्या कि इट वाज बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया,
1773 से जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, क्योंकि यहीं पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा पावर दिया गया था और उसको गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, तभी से एक ही सेंटर में पावर रिस्टोर किया जा रहा था। अब पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, जिसके थ्रू लेजिस्लेटिव पावर जो है डिफरेंट प्रेसिडेंसीज का रिस्टोर्ड किया गया। उसी के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पंजाब में फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का निर्माण किया गया। दूसरा क्या है, आर। आर से आपको याद रखना है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। क्या याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया गया। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि इंडियंस को शामिल किया जाएगा। जैसे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव हमने देखा ना कि अभी क्या है, वायसराय है, तो वायसराय का क्या होता है, काउंसिल होता है। कितने काउंसिल होते हैं? दो। कौन कौन? वायसरायज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या रहेगा? कानून बनाना, यानी लेजिस्लेटिंग लॉ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम रहेगा? लागू करना, यानी कि इंप्लीमेंटिंग लॉज, एग्जीक्यूटिंग लॉज, तो ये इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वायसराय को, इसमें इंडियंस को शामिल करने की अनुमति दी गई, यानी इसको क्या कहेंगे कि दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के पार्लियामेंट हमारा क्या है, पूरी तरीका से रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और भेजते हैं। तो यहाँ भी इंडियंस को शामिल किया गया और इसके लिए 3 व्यक्ति को भेजा गया। एक है राजा ऑफ बनारस। क्या है? राजा ऑफ बनारस। नाम नहीं याद करना है, सिंपली राजा ऑफ बनारस। दूसरा कौन है? महाराजा ऑफ पटियाला। पटियाला है ना पंजाब में, पटियाला पैक, तो महाराजा ऑफ पटियाला ये है। और तीसरा है सर दिनकर राव। ये तीनों को क्या दिया गया? ये तीनों ऑफ कोर्स ब्रिटिश के चमचे होंगे, ब्रिटिश के सपोर्ट के होंगे, और ये तीनों को जगह दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में। इसका हम अपोजिट यह भी बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ अपने चमचों को जगह दे रहे हैं। अगर जगह ही देना होता तो हमारे दादा भाई नौरोजी को जगह दे देते, जो भारत से संबंधित थे, जो भारत के लिए काम कर रहे थे, उसको जगह देते। तो ये इस क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि डी मतलब हुआ डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई। दूसरा हमने देखा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाया गया। ओ से आपको याद रखना है कि जो वायसराय है उसको ऑर्डिनेंस बनाने की, इशू करने की परमिशन दी गई। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अभी प्रेसिडेंट क्या है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, जब पार्लियामेंट ना हो, यानी बिना पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट अभी लॉ बनाने की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा में पास करो या राज्यसभा में, यानी दोनों हाउस में पास करना होगा, लोकसभा राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। अगर लोकसभा राज्यसभा में पास किए बिना कोई लॉ को प्रेसिडेंट पास करते हैं और बाद में साइन करवा लेते हैं, बाद में इससे पास करा लेते हैं, तब लॉ बनता है। इसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो यहाँ भी बिना काउंसिल से पास किए हुए डायरेक्ट वायसराय अगर कोई कानून बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनेंस। और इस समय भी ऑर्डिनेंस का 6 महीना का ही वैलिडिटी था। तो ये था DRO में, ordinance making power of viceroy, that viceroy was given the power to make ordinances, to issue ordinances in emergency situation। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंसेस शुरू कर सकते थे। पी का मतलब क्या हुआ? पी का मतलब हुआ पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो, अभी का सिस्टम कैसा है? पोर्टफोलियो सिस्टम है। क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम? जैसे अभी का सिस्टम दिखाता हूं। अभी क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यानी ये मिनिस्टर्स के ग्रुप हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर जी हैं, फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो निर्मला सीतारमन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का चिराग पासवान है, जैसे डेयरी का ललन सिंह है, अगर बिहार से बात करें तो, है ना। तो ये सब क्या है, मिनिस्टर्स हैं। तो ये जो होम मिनिस्ट्री का पूरा भार है ये किनके कंधों पर है? होम मिनिस्टर के कंधों पर। डिफेंस मिनिस्टर का भार किनके कंधों पर है? होम डिफेंस मिनिस्टर के कंधों पर। एक्सटर्नल अफेयर्स का भार किसके कंधों पर है? एस जयशंकर। यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। क्या है, डिफरेंट मिनिस्टर्स में वर्क को डिवाइड कर दिया गया है। इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, है ना। तो इस समय भी क्या होगा कि जो काउंसिल्स हैं, जो काउंसिल हैं, किसके काउंसिल है? वायसराय के जो काउंसिल है, इसके जो सदस्य हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेंबर 1 है, तो इनको एक डिपार्टमेंट या 2 या 4 डिपार्टमेंट दे दिया गया। जो मेंबर 2 है इनको भी कई डिपार्टमेंट दे दिया गया। मेंबर 3 है इनको भी डिपार्टमेंट दिया गया। एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर तो है ही, साथ में कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, पर डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिस इज नोन एज पोर्टफोलियो सिस्टम। तब आपको अगर अब पूछे कि आप लिखिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 पर, तो आपको क्या लिखना है? ड्रॉप लिखना है। यहां से आपको लिखना है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज स्टार्टेड। यहां से लिखना है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस वर मेड, ऑर्डिनेंस इशू पावर, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर वाज वेस्टेड इन वायसराय, एंड पी से लिखना है आपको पोर्टफोलियो सिस्टम वाज स्टार्टेड। आइए एक बार पढ़ लेते हैं, आपको होपफुली समझ में आया होगा। क्या फीचर्स थे? पहला है
बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को शामिल किया गया, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बिगिनिंग मानते हैं। इसलिए इसमें इट दस प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इंडियंस को नॉमिनेट किया जाएगा और उन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोला जाएगा। वोट उठ की पावर अभी बहुत कम रहेगी, वोट नहीं दे सकते हैं, बहुत लिमिटेड पावर है, पर इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंक्लूड किया जाने लगा और इसलिए 3 लोगों को वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का है रिस्टोर कर दिया गया और प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन को रिवर्स किया गया जो 1773 में स्टार्ट हुआ था। इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है बंगाल के लिए 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए 1886 में, पंजाब के लिए 1897 में। ये वायसराय को इंपावर किया टू इशू ऑर्डिनेंसेस जिसका लाइफ 6 महीना रहेगा विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय वायसराय इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सहमति से। वायसराय को भी पावर दिया गया कि आप रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सकते हैं फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, कि काउंसिल में बिजनेस अच्छे से चले, काउंसिल में सब चीज अच्छे से चले, इसलिए वायसराय रूल्स और रेगुलेशंस, रूल्स और ऑर्डर्स भी बना सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप ऑर्डिनेंस पावर को समझे तो उससे समझ सकते हैं कि वायसराय को अपने काउंसिल्स में अच्छे फंक्शनिंग के लिए रूल्स एंड ऑर्डर्स भी बनाने की परमिशन दी गई। ये रिकॉग्नाइज किया पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने पहले ही शुरू कर दिया था। यानी जो लॉर्ड कैनिंग है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम को 1859 में ही ले आए थे, उसको रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के थ्रू, जिसमें कि सेपरेट डिपार्टमेंट्स वर हेडेड बाय सेपरेट स्पेसिफिक मेंबर। जैसे कोई एक डिपार्टमेंट है, उसका एक मेंबर से हेड करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट को दूसरा, तीसरे डिपार्टमेंट को तीसरा। इस तरह से एक डिवीजन ऑफ पावर हुआ फॉर द बेटर फंक्शनिंग, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल, इसलिए पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। तो आपको अब से अगर कोई पूछे कि आप लिखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या था, आप अगर ड्रॉप लिखते हैं तो आपको 7 में से 3-4 नंबर तो मिल ही जाएगा, है ना। ठीक है फिर।